नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नवाबों, निजामों, सुल्तानों के खिलाफ नहीं बोलते कांग्रेस के शहजादे। कर्नाटक में राजा महाराजाओं पर राहुल गांधी के दिए विवादित बयान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता खुलकर आई सामने। कर्नाटक में प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां। कहा, कांग्रेस का वर्क कल्चर है, ब्रेक करो और ब्रेक लगाओ। कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक कर रही है और डेवलपमेंट के कामों पर लगा रही है ब्रेक। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएफआई है कांग्रेस की लाइफलाइन। दिल्ली में चुनाव के दौरान ही कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की बढ़ी टेंशन। लवली ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ नहीं रुक रहा अत्याचार और हिंसा। भाजपा की महिला नेता को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर किया लहूलुहान। भाजपा ने कहा, चुनाव में जनता देगी ममता को जवाब। चुनावी समर में दिग्गजों की हुंकार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन के नेताओं ने मांगे वोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित तमाम दलों के नेताओं का प्रचार। आम आदमी पार्टी के जेल का जवाब वोट से चुनावी गीत पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। कहा, कैंपेन सॉन्ग के कंटेंट में बदलाव करे आम आदमी पार्टी। प्रसारित करने से पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के लिए सबमिट करने को भी कहा। देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में। भुवनेश्वर में तापमान ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बिहार, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू चलने की जताई संभावना। पहाड़ों पर बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी भी अपने चुनावी भाषण में भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनसे राजपूत समाज नाराज हो गया है। भाजपा की ओर से कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने इस बार राजपूत समाज पर निशाना साधा है। राहुल के बयान पर सियासी बवाल मच गया। पीएम मोदी ने एक जनसभा में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों, बादशाहों, सुल्तानों के खिलाफ उनमें एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। दरअसल कर्नाटक के बेल्लारी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मानो देश निर्माण में राजाओं महाराजाओं के योगदान को ही खारिज कर दिया और उन्हें अत्याचारी और जबरन दूसरों की जमीनें हड़पने वाला साबित करने की कोशिश की। राहुल के बयान ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता अमित मालविया ने राहुल गांधी के बयान का वीडियो शेयर किया और उनसे तुरंत राजपूत समाज से माफी की मांग की। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया।
राहुल गांधी के विवादित बोल की बीजेपी के तमाम नेताओं ने निंदा कर उसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है। जिन राजा महाराजाओं ने करके देश के लिए दिखाया है, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल की रियासत के लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहनों भाइयों, ये लोग समाज को बांटकर राजनीति करने वाले लोग हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर राजपूत समाज भी आग बबूला है। राजपूत समाज के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की इस प्रकार की सोच देश की धरोहर बचाने वाले राजा महाराजाओं का अपमान है। एक ऐसे नेता को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है और राजपूत समाज इसका बहुत विरोध करता है। पिछले दिनों बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समाज पर विवादित बयान दिया, लेकिन गलती का एहसास होते ही फौरन माफी मांगकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। वहीं अब राहुल गांधी के ताजा बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है। बीजेपी जनता के बीच ये बताना नहीं भूल रही है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से ऐसे बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं, ताकि एक वर्ग को लुभाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरी कर्नाटक में 4 रैलियां की। भारत माता की, भारत माता की। उत्तरी कर्नाटक में प्रधानमंत्री का तूफानी चुनावी प्रचार, एक के बाद एक 4 रैलियां बेलगावी, सिरसी, दावणगेरे और बेल्लारी में। कर्नाटक की बिगड़ती कानून व्यवस्था और कांग्रेस के झूठे वादे प्रधानमंत्री के निशाने पर रहे। कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। प्रधानमंत्री ने वोट बैंक की कांग्रेसी मानसिकता और तुष्टीकरण की राजनीति पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि पीएफआई जैसे खतरनाक और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस काम कर रही है। बंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं आकर के आतंकी। ये लोग बयान देते हैं क्या, गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? हो क्या गया इन लोगों को? और जब मामला एनआईए के पास गया तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको दबोच कर ले आए हैं भाइयों। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है पीएफआई जैसे संगठन, जिसको प्रतिबंध लगा है वायनाड में, ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद दी जाती है तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद दी है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है भाइयों। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का आपको याद होगा। दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी, कांग्रेस की एक नेता आंसू बहा रही थी कि आतंकी क्यों मारा गया। कांग्रेस में लटकते हुए विकास कार्यों और किसानों की होती दुर्दशा पर प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आई का मतलब है बर्बादी लाई। कांग्रेस का वर्क कल्चर है ब्रेक करो या तो ब्रेक लगाओ। कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक करने में जुटी हुई है और डेवलपमेंट के कामों पर ब्रेक लगाने में लगी हुई है। और कर्नाटका में कांग्रेस जनता को एड्रेस नहीं कर रही है। वो सुबह शाम तय करते हैं कि नंबर 2 एक को कैसे मारेगा, एक नंबर तय करता है नंबर 2 को कैसे मारेगा। वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस द्वारा हर एक व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे कराने और ओबीसी आरक्षण में कटौती करने को भी प्रधानमंत्री ने मुद्दा बनाया।
वहीं उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस अपनी हार देखकर घबरा रही है। प्रधानमंत्री ने राज्य की लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत का दावा किया। राज्य की कुल 28 में से 14 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। बची हुई 14 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने राज्य की 28 में से 25 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी। चंद्रशेखर, आयशा, नितेंद्र और अश्वनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। मेरे एक वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक निजी चैनल के साक्षात्कार वीडियो को साझा कर ओडिशा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को साझा किया है। भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर केंद्र में हमारा समर्थन किया था, मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा, राज्य के अंदर हम बिल्कुल, उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई। उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी। आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी। और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा के देंगे। और वहीं मिशन 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव में देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 5 चरणों के लिए एनडीए के दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के एटा, मैनपुरी और इटावा में जनसभाएं की। उन्होंने कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। वहीं पश्चिम बंगाल के बहरामपुर की रैली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेशखाली मुद्दे पर ममता सरकार को घेरते हुए उन पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में उत्तर भारतीय महासम्मेलन में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी के बढ़ते जनाधार का भी जिक्र किया। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना है। जो यहां पर शाहजहां शेख के द्वारा संदेश खाली में जो घटना घटी और जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरीके का वातावरण बना, और ममता दीदी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी संदेश खाली में शाहजहां शेख को बचाने का हर संभव प्रयास करती रही। पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए मैं जा रहा हूं।
ऐसे ऐसे राज्यों में भी मेरा जाना हुआ है, जैसे तमिलनाडु और केरल, जहां कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं था और हमें एक भी सीट पर वहां पर विजय प्राप्त नहीं होती थी। मैं कह सकता हूं कि वहां बीजेपी केवल मजबूती के साथ लड़ ही नहीं रही है, बल्कि कई सीटों पर हम वहां पर विजय हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्म जयगढ़ में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैतूल में, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में जनसभाएं की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में चुनावी सभा को संबोधित किया और सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है उनके घोषणा पत्र से उजागर होता है। वे फिर से प्रदेश को, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। भारत का विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा का, निवेश का, रोजगार का जो बेहतर माहौल बनाया है, इसमें बैरियर बन करके लोग आए हैं। हमें देश के विकास में किसी को बैरियर नहीं बनने देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल करने से पहले अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लिया। वो सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। भाजपा नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हैदराबाद में राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने हैदराबाद से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के पक्ष में प्रचार भी किया। इनके अलावा भी एनडीए के कई दिग्गज नेताओं ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर छठवें चरण में 25 मई को मतदान होना है। बीजेपी ने इस बार चांदनी चौक लोकसभा सीट से प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। डीडी न्यूज के संवाददाता प्रवीण खंडेलवाल से उन्होंने खास बातचीत की, देखिए। चांदनी चौक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में प्रवीण खंडेलवाल जी को उतारा है। प्रवीण खंडेलवाल जी, कितनी चुनौती महसूस? चुनौती बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है और विश्वास और विकास की जो इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, तो इसलिए कोई चुनौती सामने है ही नहीं। कांग्रेस की हालत तो बड़ी टूटी फूटी है, ना उनके पास नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। और मेरी इस बात को कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया, तो मेरी बात उससे ये स्पष्ट हो गई है कि 138 साल पुरानी वो कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी कहने का दावा करती है, दिल्ली में 10 साल पुरानी एक पार्टी की जूनियर टीम बनकर के काम कर रही है। इससे ज़्यादा राष्ट्रीय दुर्गति किसी पार्टी की हो नहीं सकती। आपके सामने जेपी अग्रवाल जी खड़े हुए हैं और लगातार उनका एक ही कहना है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। जो लोग सांसद हैं या जो लोग भी सांसद बनते हैं, वो ज़रूर अपने क्षेत्र में काम करते होंगे। उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि क्षेत्र में लोगों के लिए क्या काम किया। व्यापारियों के लिए क्या कुछ नए मुद्दे आप लेकर? देखिए, व्यापारी मेरे अस्तित्व का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं जब भी मैं पार्लियामेंट का मेंबर बनूंगा तो निश्चित रूप से व्यापारी विषय तो मेरे केंद्र में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब मेरे पास जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र के बाकी लोगों की भी आएगी तो मैं उनके साथ भी न्याय करूँगा। आप सांसद बन के आते हैं तो पहला काम आप जनता के लिए क्या? जो एक जनरल प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी की, अवेलेबिलिटी की, कनेक्टिविटी की, मैं उसको मरने नहीं दूंगा। और मैंने ये कहा कि एमपी बनने के बाद मैं फुटपाथ पर अपनी टेबल लगा करके बैठूंगा सार्वजनिक स्थान पर, जिससे जनता का कोई भी व्यक्ति मुझसे कभी भी मिल सकता है। दोनों पार्टियों की तरफ से मजबूत दावे किए जा रहे हैं जीत के, लेकिन रिजल्ट क्या होगा और जनता किस पर अपना प्यार और विश्वास जताएगी, इसका परिणाम तो 4 जून को ही निकलेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ में मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में चुनाव प्रचार किया तो सपा प्रमुख ने संभल में जनसभाएं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद जताई तो आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाए।
लोकसभा के चुनावी संग्राम में सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है। कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जनसभा को संबोधित किया और जनता को पार्टी के चुनावी वादों की याद दिलाई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में जनसभाएं की। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार केंद्र में सत्ता पर काबिज होती है तो लोगों की राशन की गुणवत्ता को अच्छा करने का काम करेगी। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए महीने ओडिशा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। 3000 रुपए बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। न कोई हमारे गरीबों को अच्छा इंतजाम कर पा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन बनेगा, सरकार बनाएगा तो जो आपका राशन है उसकी गुणवत्ता अच्छी करेंगे। बिहार में इंडी गठबंधन की तरफ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी रण में दम भरा। उन्होंने जनता को नौकरी देने का वादा किया। वहीं जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में गठबंधन की मजबूती पर भरोसा व्यक्त करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत हमारी होगी। हम लोग बार बार जो है एक बात कहते रहे कि हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां तो दी, हम लोग जब 17 महीने रहे, और लगातार जो है हमने कई बार सदन में भी इस बात को उठाया था कि लगभग अभी जो कैंसिल हुआ 1 लाख के आसपास, मेरे निकलने के बाद पेपर जो लीक हुआ उसकी जो बहाली जल्दी आनी चाहिए। सब जगह बात बन रही है, इंशाल्लाह कैंडिडेट्स बन रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंडियन अलायंस मजबूत है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी बख्शेगा। इधर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग पर ही पक्षपात का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी अन्य राजनीतिक दलों का उल्लंघन नजर नहीं आता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस भी ले तो चुनाव आयोग नोटिस भेज देता है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि देश के लिए सबसे अच्छा है कि एक मिलीजुली सरकार बने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। सोमवार यानी 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छठे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 6 मई है। नामांकन पत्रों की जांच 7 मई को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मई है। छठे चरण में 7 राज्यों के 57 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 44 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 145 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 101 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।